हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब लोग? तो कैसे हैं ऑल माय डियर डियर सी एस्पिरेंट? तो कैसे हो बच्चा लोग? अच्छे होंगे सब, स्वस्थ मस्त व्यस्त होंगे। कैसी चाहिए भैया? नवंबर की तैयारी बढ़िया चल रही है। तो आज हमारा डे 2 है 75 डेज चैलेंज का। तो आज हम जो क्लास लेने वाले हैं वो डे 2 है। आप यहाँ पे लिख सकते 75 डेज। तो आज मैं आपको आज से स्टार्ट करा रही हूँ एसेज की सीरीज। तो बेटा आपको पता है कि जो हमारे एसेज होते हैं वो कई सीरीज के अंदर होते हैं। तो सबसे पहला एसेज एंड वेर इज मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसे वो होता है एसे 200। सो भैया एसे 200 हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ऑडिट के अंदर। तो भैया ऐसे ये भैया जो क्लासेस हैं वो May 24 के लिए हैं। 75 डेज का हमने चैलेंज एक्सेप्ट किया है। अगर आप लोगों को मेरी क्लासेस अच्छी लगी हो और कुछ तुम्हारे भेजे में दिमाग में ऊपर वाले फ्लोर में घुस रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और अपने बंधुओं को भी शेयर कर देना, ताकि भैया इसका चीजों का फायदा हो सके। तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एस से 200। तो भैया आपने कभी देखा होगा कि आपको बहुत सारी चीजें दी गई हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर? एक ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव कहाँ से आया, कहाँ से ये लिखा होता है? पूरे ऑडिट में लिखा होता है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर। सो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव होता है टू ऑब्टेन द रीजनेबल अश्योरेंस सो दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ये सारी चीजें आई हैं आपकी एसेस में। एक ऑडिट को पढ़ने का एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है ऑडिट को पढ़ने का? भैया आप जब भी ऑडिट पढ़ेंगे बच्चा लोग, तो बच्चों आप लोग ऑडिट पढ़ना ऐसे के साथ प्लस चैप्टर्स की थ्योरी। जो अगर आप चैप्टर्स को एसेस के साथ समझ के पढ़ेंगे तो आई विल गिव यू अ रीजनेबल अश्योरेंस कि भैया आप अगर ढंग से पढ़ेंगे तो आपको 60+ लाने से कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पढ़ रहे हो, तुम क्लास में बोल रहे हो यस मैडम हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, लेकिन तुम खुद से सेल्फ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। तो भैया उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती, मैं कोई मंत्र नहीं मार सकती। ओके, सो दैट्स अ थिंग। सुनाओ तो स्टेज से। अब ऐसे हमारा भैया सबसे पहले ऐसे इसकी शुरुआत है। ऐसे 200 क्या कहता है? तो जब भी आप ऐसे पढ़ रहे हो माय डियर सीए एस्पिरेंट्स बच्चों, जब भी ऐसे पढ़ रहे हो तो ऐसे का जो हेडिंग है वो याद जरूर रखना। क्योंकि अगर तुम्हें एसेस की हेडिंग याद होगी तो ऑब्वियस की बात है, अगर आपको एसेस की हेडिंग याद होगी तो भैया आप लोग आधे से ज्यादा एसेस क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। आधे से ज्यादा क्या कर लेंगे, ऐसे इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? बच्चे कह रहे हैं आया मैम। तो नाउ द फर्स्ट वन इज ऐसे 200। तो भैया ये ऐसे क्या कहता है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। जिन जिन वर्ड्स को मैं हाईलाइट कर रही हूँ तो आप लोग भी उन वर्ड्स को जरा हाईलाइट करना। दैट व्हाट इज द इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव, independent auditor, independent auditor and the conduct of audit in accordance with the standards on auditing। तो भैया एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर का, एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर का क्या ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है जब भी वो एसेस करता है? तो एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर का मतलब क्या होता है? फिजिकली इंडिपेंडेंट, फिजिकली इंडिपेंडेंट, ओके, एंड मेंटली ऑल्सो इंडिपेंडेंट। मैं ये SQC 1 में दे रखे हैं, थ्रेड्स ऑफ इंडिपेंडेंट SQC 1 में। ये मैं आपको कराऊंगी ऐसे 200 के बाद। SQC 1 स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, दैट्स नॉट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, दैट्स XQC स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। तो यानी कि ऐसे 200 हमें बताता है एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर को, जो कि भैया इंडिपेंडेंट फ्रॉम माइंड है, किसी का एम्प्लॉय नहीं है। उस ऑर्गेनाइजेशन का, जिस ऑर्गेनाइजेशन का वो ऑडिट कर रहा है वो एम्प्लॉय नहीं है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम माइंड। अब भैया एक तरह से इंडिपेंडेंट का मतलब समझो कि मेरी फिजिकल इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, मेरी कनपट्टी पे गन रख के किसी ने बोल रखा है कि तुम ऑडिट करो, ऑडिट को फेयर रिव्यू दो, तो मैं वहां पे फिजिकली इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। दूसरी सिचुएशन, फिजिकली इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है कि मुझे भाई कंपनी का कोई मैनेजर बोल रहा है कि मेरी जो कंपनी है उसमें फ्रॉड हुआ है, लेकिन आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में अगर आपने ये लिखा कि इस कंपनी में फ्रॉड हुआ है, इस कंपनी में फ्रॉड हुआ है, ठीक है, इस कंपनी में फ्रॉड हुआ है, तो भैया मैं आपकी रेम्यूनरेशन नहीं दूंगा।
या मैंने जो आपको बेनिफिट्स पर्क्स दे रखे हैं वो मैं नहीं दूंगा, दैट इज कॉल्ड अ मेंटली इंडिपेंडेंस नहीं है वहां पे। तो एक ऑडिटर को भैया अपनी राय रखने के लिए आजादी होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव आया है, ऑब्जेक्टिव फ्रॉम द ऑडिटर, वो ऐसे 200 से ही आया। तो भैया कुल मिला के ये नोट्स तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। जो डिस्क्रिप्शन जाके एक बार मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ, तो जो भी क्लासेस आपको मिलती प्रोवाइड होती है, वो क्लासेस आपको वहां पे भी, क्लासेस के नोट्स वगैरह आपको वहां पे भी मिल जाएंगे। ठीक है भैया, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? ठीक है, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट भैया अब हम स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। डोंट फॉरगेट भैया, तुम लोग को भी ये याद दिलाना लग रहा है, दिलाना पड़ता है। अगर भैया तुम्हें क्लासेस ठीक लग रही है, ठीक ठाक लग रही है, तो जल्दी से जाके ना इसको सब्सक्राइब कर दो। तुम लोग ऐसे चले जाते हो सब्सक्राइब करने पे, मुझे भी तो पता चले कि मेरे स्टूडेंट कितने स्टूडेंट्स मेरे देखते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ भैया, जिनको अच्छा लग रहा है वही सब्सक्राइब करे। ठीक है, जबरदस्ती का सब्सक्राइब मत करो, शेयर भी कर देना। कहीं तुम कमेंट सेक्शन में गालियां लिख रही हो, ऐसी चीजें यहाँ पे नहीं चलेंगी। ठीक है, दिस इज अ नॉलेजेबल प्लेटफॉर्म, ये एक नॉलेज का प्लेटफॉर्म है। तो भैया अब रोस्ट करने के लिए बहुत अदर से यूट्यूब चैनल्स है जिसपे तुम रोस्टिंग फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो, और तुम्हारी रोस्टिंग को शेयर भी किया जाएगा, बट यहाँ पे नहीं। यहाँ पे जो सीरियस कैंडिडेट है, दे ओनली सब्सक्राइब द चैनल, दे कम टू द क्लासेस, दैट्स इट। ओके, अगर आप लोगों को पूरा फुल कोर्स, पर्सनल कोर्स चाहिए, तो आप जाके टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, सो नाउ दैट्स अ थिंग। What are the objective of the auditor? The first objective, these are the summary notes of essay. To obtain, underline what I'm underlining, to obtain the reasonable assurance that financial statements are free from material misstatement. These bold line और these underline जो keywords हैं, आपको use करने हैं while framing your answer. While framing your answer आपको use करने हैं वो keywords. They are enabling the auditor to express an opinion on whether the financial statements are prepared for applicable financial reporting framework or not. सो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर का मतलब होता है कि भैया रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसका प्रिपेयर करने का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिस स्टेटमेंट। अब ये मटेरियल मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? मटेरियल का मतलब होता है एक ऐसी अहम इंफॉर्मेशन, एक ऐसी अहम फैक्ट एंड फिगर। अगर मैं बात करूं, एक ऐसी अहम और फैक्ट एंड फिगर जो कि इंटेंड यूजर्स के मतलब क्या होता है, जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जैसे कि इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कि बैंकर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, लेंडर्स हैं, जिनके इंफॉर्मेशन को इंड्यूस कर सकती है, चेंज कर सकती है। तो भैया ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि भैया रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करना विद अ गिवन इंफॉर्मेशन कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट ने हमें दे रखी है वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स हैं या नहीं। मिस स्टेटमेंट का मतलब होता है कि भैया जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें जरूरी इंफॉर्मेशन है भी या नहीं, कहीं एरर तो नहीं है, टोटलिंग में मिस्टेक तो नहीं है, फ्रॉड की वजह से कोई अमाउंट शफल तो नहीं, एम्बेजल तो नहीं कर रखा, कोई अमाउंट लिखना तो नहीं भूल गए। क्लियर हो गया? यस। देन बाय आफ्टर ऑब्टेनिंग द रीजनेबल एश्योरेंस, एक ऑडिटर का काम क्या होता है भैया? सर्टिफाइड ऑडिट रिपोर्ट देना। और ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर का ओपिनियन होता है, इन आवर ओपिनियन, ऑडिट टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन वेदर financial statements are prepared as per the applicable financial reporting framework, FRF, financial reporting framework। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर में की पॉइंट्स बताओ, चार की वर्ड्स है। चार की वर्ड्स कौन सा है? रीजनेबल एश्योरेंस, मटेरियल मिस स्टेटमेंट, एक्सप्रेस एन ओपिनियन एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इन चार कीवर्ड्स को यूज करके आप इस डेफिनेशन को लिखेंगे तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता कि फुल मार्क्स क्यों ना आए, चाहे 2 नंबर का क्वेश्चन हो चाहे 3 नंबर्स का। So to obtain the reasonable assurance of the financial statement that are free from material misstatement and enabling the auditor to express an opinion on whether the financial statement are free from material mistake applicable on financial reporting framework or not. Object clear? Yes. सेकंड, रिपोर्ट। रिपोर्ट का मतलब यहाँ पे हो रहा है ऑडिट रिपोर्ट के बारे में। रिपोर्ट टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, ओपिनियन एक्सप्रेस करना कि भैया जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं
एंड कम्युनिकेट एंड द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। भैया रिपोर्ट को एक्सप्रेस करना और बनाना और कम्युनिकेट करना एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। भैया अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, सॉरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मैंने कल भी आपकी क्लास को बताया था। ऑडिटिंग जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किसके बेसिस पे बनते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बच्चा लोग किसके बेसिस पे बनते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन फॉलो करता है? भैया जो प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा हो। लेकिन ऑडिटर है, मैंने आपको कल भी बताया था कि जो ऑडिटर है वो ऑडिटर क्या करता है? वो ऑडिटर भैया मैम ऑडिट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। तो भैया उसने ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाई नहीं, सोच के देखो, दिमाग पे जरा जोर जोर दो बच्चा लोग। ठीक है, तो भैया उन्होंने ऑडिट तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई नहीं, तो भैया उन पे कौन से स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होंगे? उन पे स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होंगे ऑडिटर पे, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो भैया कुल मिला के ओके, क्लियर हो गया नाउ। सो अब बात करते हैं हम तो ये सबसे पहले तो ये समझ में आया कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होते क्या है। रीजनेबल अश्योरेंस, एक्सप्रेशन ओपिनियन एंड रिपोर्ट, तो ये चार कीवर्ड्स हो गए, राइट? क्लियर नाउ। व्हाट इज एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क? व्हाट इज एप्लीकेबल फाइनेंशियल फ्रेमवर्क? सो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है, ये चीज पढ़ते हैं। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एफआरए दोस इज अडॉप्टेड बाय द मैनेजमेंट। भाई एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क बोले तो अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता है कि जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो भैया प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उनको किसके हिसाब से अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है? उनको शेड्यूल 3 के हिसाब से, पार्ट 1 बैलेंस शीट, पार्ट 2 प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से क्या बनाना पड़ता है अपना, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। अगर आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या चैरिटेबल की बात करें तो वहां पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और उसके बाद आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट और बैलेंस शीट। अगर आप बैंकिंग रेगुलेशंस की बात करें तो वहां पे जो आपका शेड्यूल बनता है, बैलेंस शीट का शेड्यूल है, बैलेंस शीट बनता है, वो आपके एफआरएफ ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के हिसाब से बनता है। किसके हिसाब से बनता है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के हिसाब से बनता है। समझ में आ गया? ऐसे आप इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस का इंश्योरेंस एक्ट 1938 के हिसाब से बनता है। यानी कि जिस भी बेसिस पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसी के बेसिस पे क्या बनेगा? आपका एफआरएफ बनेगा। तो जो एफआरएफ जिस भी कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हैं, चाहे ऑडिट देखो सभी का होता है, ऑडिट 1% कंपनी का भी हो सकता है, स्मॉल कंपनीज का भी हो सकता है, लिस्टेड कंपनी का भी हो सकता है, नॉन लिस्टेड कंपनी का भी हो सकता है, एमएनसी कंपनी का भी हो सकता है, हर टाइप की कंपनी का ऑडिट हो सकता है। ठीक है, बट तो क्या कह रहा है? एप्लीकेबल एफआरएफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब क्या है? विच इज अडॉप्टेड, भैया जो मैनेजमेंट ने अडॉप्ट किया है, भैया बैंकिंग का मैनेजमेंट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से चलेगा। ठीक है, एंड दोस चार्ज, TWDC का मतलब क्या होता है? दोस चार्ज विद गवर्नेंस, दोस चार्ज विद गवर्नेंस, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। अब ये दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? एक मैनेजमेंट के ऊपर एक लेवल और होता है, उस लेवल के अंदर से आपके क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से एक्सपर्ट्स होते हैं। मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेजर भी हो सकता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर होते हैं पैनल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और समटाइम्स इन द प्रमोटर्स ऑल्सो। उस लेवल को बोला जाता है, उस पर्सन को, उन उन कैटेगरी को बोला जाता है दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, हायर अथॉरिटी। आप बोल सकते हैं कि जैसे ट्रस्टीज नहीं होते मैनेजमेंट्स के ऊपर, ये तो नॉन प्रॉफिट की मैं बात कर रही हूँ, वैसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, जिसमें मैनेजमेंट को चेंज करने की पावर होती है। तो भैया उनसे इन प्रिपेयर एंड presentation of financial statement based on acceptable as per nature and objective। भैया कंपनी रेगुलेशन, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से जो मैनेजमेंट ने एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट एंड मैनेजमेंट ने और मैनेजमेंट ने एंड दोस्त चार्ज गवर्नर ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एफआरएफ क्या कर रखा है, अडेप्ट कर रखा है, उसके हिसाब से क्या करना है भैया? आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। समझ में आया? तो अब तक हमने क्या पढ़ा, साथ साथ रिवाइज करेंगे। ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ, मेरे साथ कहिए, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। ठीक है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू ऑब्जेक्टिव होते हैं, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन,
to obtain a reasonable assurance that financial statement are free from material misstatement or not. Okay. And second, and then give and express an opinion. Okay. अपना opinion express करना. Those that financial statements are prepared with a given FRF or not. Clear हो गया. सेकेंड डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी इसमें, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. ठीक है. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क भैया एक मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस अडॉप्ट करती है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से. क्लियर हो गया या नहीं क्लियर हुआ? तो भैया यहाँ पे मेरे चैनल का नया नाम याद रखना, एडिट्यूब, जीत की दहाड़. तो भैया हम जीतेंगे. यस, हम आगे निकलेंगे, हम आगे पढ़ेंगे. समझ में आया या नहीं है? अगर बिल्कुल क्लासेस अब तक भैया अच्छी समझ है तो कमेंट सेक्शन में अभी कमेंट करके बताओ कि मैम हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा. ठीक है. नहीं आ रहा तो भी हम भैया इसका इलाज करेंगे. आ रहा है तो बल्ले बल्ले नाचना कूदना. ठीक है. समझ में क्लियर है भैया? ये नोट्स आपको मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल मैंने एडिट्यूब के ही नाम से दिया है, उसमें थोड़ी ई की स्पेलिंग थोड़ा चेंज है, देख लेना. आप वहां जाके चैनल को ज्वाइन हो सकते हो. तो जिन बच्चों को ये नोट्स चाहिए, जिन बच्चों को नोट्स चाहिए वो वहां जाके मुझे मैसेज करें कि मैम हमें नोट्स चाहिए. वो चैनल ज्वाइन हो जाइए डिस्कशन ग्रुप पे, और कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना. ठीक है. आई प्रोवाइड यू द नोट्स. ये नोट्स आपके समरी नोट्स हैं. तो भैया आज डे 2 है 75 डेज चैलेंज का. तो भैया मैंने आपको 75 डेज चैलेंज दिया है, तो डे 2 में हम अपना ऐसे 200 फिनिश कर देंगे. ठीक है. यस. नेक्स्ट आ जाओ. फाइनेंशियल स्टेटमेंट. नाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है भैया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये जो डेफिनेशन दी गई है वो आपकी सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में दे रखी है आपकी. मतलब डेफिनेशन लॉ की बात करूं तो लॉ भी आपको आएगा. तो व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट? एक आपका हिस्टोरिकल, याद रखिएगा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो हमेशा हिस्टोरिकल होती हैं, यानी जो पास्ट में एक्सपेंसेस खर्चे हो चुके हैं उनकी डिटेल्स होती हैं. जो फ्यूचर में होती है उनको प्रोजेक्शन बोलते हैं, और उनका ऑडिट नहीं होता, उनका रिव्यू होता है. उनका ऑडिट नहीं होता, उनका रिव्यू होता है. आगे पढ़ेंगे आप फाइनल में. ठीक है. हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग नोट्स. तो भैया 5 चीज मैंने कल आपको बताई थी. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट. इसमें एक चीज और नहीं दे रखी जो मैं लिखती हूँ, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. दैट्स वाई ये डेफिनेशन कंप्लीट होगी सेक्शन 129 के हिसाब से. ठीक है. तो भैया ये सारी चीजें आपको ऐसे में दे रखी हैं. नेक्स्ट इसमें क्या है? ऑडिट एविडेंसेस. ये ऐसे 200 अभी कंप्लीट नहीं है. आज इसका ऐसे 200 का फर्स्ट पार्ट है. सेकेंड पार्ट भी जल्द आएगा. ऑडिट एविडेंसेस. एनी इंफॉर्मेशन ऑडिट एविडेंसेस का मतलब क्या होता है? Any information obtained by the auditor during his audit on the basis of which is express an opinion. भैया ऑडिट एविडेंसेस होता है कि ऐसी कोई इंफॉर्मेशन, ऑडिट एविडेंसेस का मतलब क्या होता है? सबूत. और हम सबूत क्रिमिनल सेंस में हम यूज करते हैं, लेकिन जब हम लॉ की सेंस में यूज कर रहे हैं तो माय डियर स्टूडेंट, ऑडिट एविडेंसेस का मतलब होता है एक ऐसी इंफॉर्मेशन, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे नॉन फाइनेंशियल हो, जिसके ऊपर ऑडिटर का ओपिनियन बेस्ड होता है और वो अपनी रिपोर्ट में लिखता है. फॉर एग्जाम्पल कि मैंने भैया वाउचर्स देखे और वाउचर्स कलेक्ट करके मेरी परचेजेस का टोटल 50 लाख आ रहा है, तो दैट वाउचर्स इज मेंट टू बी ऑडिट एविडेंसेस फॉर मी. क्लियर. सेकंड, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? मुझे एक क्रेडिटर ने बताया कि भैया इनका आउटस्टैंडिंग अमाउंट इतना है और इनका जो ऑपरेटिंग यानी कि पैसा देने का साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल्स है वो मोर देन 365 डेज है. दैट्स नॉट रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे मैनेजमेंट ने रिकॉर्ड नहीं किया. तो भैया ये है क्या? ये क्या है बच्चा लोग? नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो कि मुझे क्रेडिटर से, कंपनी के क्रेडिटर से ऑब्टेन हुई है, एंड दैट्स आल्सो कॉल्ड द ऑडिट एविडेंसेस. क्लियर हो गया? यस या नहीं? ठीक है. सो एनी इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन में मैं लिख देती हूँ वेदर हिस्टोरिक, सॉरी, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल. क्लियर? यस. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट डेफिनेशन इज रीजनेबल अश्योरेंस. रीजनेबल अश्योरेंस का मतलब क्या होता है? विच इज अ हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस, नॉट 100% लेवल ऑफ अश्योरेंस. अब कई बच्चे, कई महान विद्वान कहेंगे मैम 100% का मतलब 100% परसेंट का मतलब इटसेल्फ परसेंट होता है. ठीक है. तो रीजनेबल हाई लेवल ऑफ इंश्योरेंस का मतलब होता है ग्रेटर लेवल ऑफ इंश्योरेंस. राइट. रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. अब नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है आपकी? इसके अंदर आप सबसे पहले डेफिनेशन ही पढ़ेंगे. रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. नाउ व्हाट इज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट? रिस्क दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स
are misstated prior to the auditor that consist of two components. अब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब समझो। मिसस्टेटमेंट का मतलब क्या है, इसका मतलब समझो बच्चों। मिसस्टेटमेंट का मतलब है कि जैसे आपने कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई, ठीक है, आपने कोई बैलेंस शीट बनाई, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे आपने लिखा है रेवेन्यू, राइट? तो या तो रेवेन्यू गलत है, या रेवेन्यू की कैलकुलेशन गलत है, या रेवेन्यू में कुछ अमाउंट लिखना ही भूल गए हो, या कुछ जान के या अनजाने में लिखा है, तो भैया ऐसी चीज जो कि गलत है, जो कि भैया मैच नहीं करती है असर्शंस पे, ऑडिट एविडेंसेस पे, उसको बोला जाता है मिसस्टेटमेंट। क्या बोला जाता है भैया? मिसस्टेटमेंट। तो रिस्क ऑफ और मटेरियल का मतलब क्या होता है? एक ऐसी अहम इंफॉर्मेशन जो इंटेंड यूजर्स का डिसीजन चेंज कर सकती है, उसको बोला जाता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ ऐसी अहम गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं जो कि इंटेंड यूजर्स के डिसीजन को चेंज कर सकती है। तो भैया ये किसका काम है? जांचना परखना, ये काम है ऑडिटर का। ये काम किसका है भैया? ऑडिटर का। क्लियर हो गया कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होता है या नहीं? भैया जल्दी जल्दी बता दिया करो कि मैम ये क्लियर हो गया हमें। बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलना कि मैम ये क्लियर हो गया है। ओके, सो नाउ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। ऐसे 200 की ही बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, ऐसे 200 की। तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में दो पार्ट्स होते हैं, एक इनहेरेंट रिस्क, एक कंट्रोल रिस्क। बेटा इनहेरेंट रिस्क क्या होता है? छुपा हुआ रिस्क। क्या होता है भैया? छुपा हुआ रिस्क। छुपा हुआ रिस्क, ठीक है। हर ऑडिट में एक छुपा हुआ रिस्क होता है। जैसे कि मैं आपको अगर ये बोलती हूँ कि भैया आपको ऑडिट के अंदर 70+ लाने हैं, लेकिन उसमें छुपे हुए रिस्क क्या है? नो मैटर आपने पूरी रिवीजन कर ली है, नो मैटर आप कितने प्रिपेयर है, हो सकता है छुपा हुआ रिस्क है एग्जाम के टाइम पे तुम्हारा पेन चलना बंद हो जाए, एग्जाम के टाइम पे तुम नर्वस हो जाओ, एग्जाम के टाइम पे तुम्हें कोई दुखड़ी दास्ता याद हो जाए, या तुम्हें एग्जामिनर की शक्ल पसंद ना आए। तो दैट इज कॉल्ड इनहेरेंट रिस्क, दैट इज कॉल्ड छुपा हुआ रिस्क। कंट्रोल रिस्क का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चा लोग? तो कंट्रोल रिस्क का मतलब है यहाँ पे, कंट्रोल रिस्क का मतलब होता है इंटरनल कंट्रोल रिस्क। इंटरनल कंट्रोल रिस्क। तो भैया अब तक समझ में आ रहा है कि अब तक हम क्या कर रहे हैं? तो भैया जल्दी से अपनी नोटबुक में ना नोट डाउन करते रहो कि ऐसे 200 में हमने क्या क्या पढ़ा। तो अभी तक हम ऐसे 200 में ओवरऑल ऑब्जेक्टिव पढ़ा हमने, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट पढ़ा, ये सारी हमने इंफॉर्मेशन पढ़ी। पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? बच्चे कह रहे हैं मैडम हाँ पढ़ी है। अब आगे चलो मैडम। तो अब हमें आगे चलना पड़ेगा। बच्चे कह रहे हैं हाँ मैम आगे पढ़ो, ठीक है। तो यस, अच्छा एक और मैं बात आपको, जो इसमें मेन चीज है, ये मैं आपको फिर से एक कंपोनेंट्स ऑफ ऑडिट रिस्क है, ये भैया आपकी एक अलग से क्लास आएगी इसमें, तो हम ना सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि क्लासेस कब हैं इसकी, क्योंकि मैं इसका सेपरेट टॉपिक है जो मैं लेके आऊंगी। नाउ द नेक्स्ट थिंग ऑफ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव की बात कर रही हूँ ना मैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं इतनी देर से भैया चीख चीख के गला सूख गया, बच्चे कह रहे पानी पी लो मैम। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। भैया क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? तो भैया मैनेजमेंट की और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करें एज पर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। भैया जो तुम्हारी कंपनी में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल हो रहा है, उसके हिसाब से आप क्या करें? अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाएं। सेकंड, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बच्चा लोग क्या होता है? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है तो कि पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, हिरारकी, मतलब आप ये लीजिए डेलीगेशन ऑथराइजेशन ऑफ वर्क एक ऑर्गेनाइजेशन की कैसी है, दैट्स कॉल्ड द इंटरनल कंट्रोल, राइट। टू प्रोवाइड, और वेरी इंपॉर्टेंट भैया, ऑडिटर आपके लिए एक थर्ड पार्टी है। तो ऑडिटर को भैया ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो कहते हैं ना फर्ज, कर्तव्य, ये कर्तव्य किसका होता है? ऑडिटर का कर्तव्य होता है कि भैया सारी इंफॉर्मेशन दे, सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑडिटर रिपोर्ट प्रेजेंट करे, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू आइडेंटिटी फॉर ऑडिट पर्पस। क्लियर और नॉट? समझ में आया
या नहीं आया, राइट। नाउ भैया ये तो बात हो गई। अब बच्चे कह रहे हैं मैडम हमने तो कर लिया मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बता दो। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बोले तो वॉट, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बोले तो वॉट, भैया हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैम, वो तो बता दो। बच्चे चीख चीख के कह रहे हैं मैडम बता दो ना, बता दो ना। लो बेटा तुमने कहा और हम चले आए। मैडम कह रहे कहाँ चले आए, ये तो जीत की दहाड़ है ये, भैया ठोको लाइक अगर पसंद आ रहा है तो। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑडिटर। नाउ व्हाट इज एथिकल रिक्वायरमेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये ऑडिटर को ना इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अभी मैंने बताया था इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आता है इसमें से मस्ट, ठीक है, कोड ऑफ क्वेश्चन आता है मिस्ट। सो भैया इंडिपेंडेंस का मतलब होता है इंडिपेंडेंस फ्रॉम माइंड, राइट डाउन, इंडिपेंडेंस फ्रॉम माइंड एंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम माइंड एंड इंडिपेंडेंस ऑफ फ्रॉम बॉडी, राइट। तो इंडिपेंडेंस होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको एसक्यूसी में बताऊंगी भैया, जो बच्चे डिटेल कोर्स के लिए, जो पर्सनल कोर्स, जो कोर्स के लिए भी हमारा कोर्स भी चलता है एडिट्यूब के अंदर, क्रैश कोर्स चलता है, ठीक है। तो जो बच्चे भैया क्रैश कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो भैया जो बच्चे क्रैश कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो भैया वो फटाफट से जाके टेलीग्राम पे मैसेज करो या फिर जो लिंक्डइन पे मैसेज करो, सारी चीजें हैं तो वहां पे कोर्स की डिटेल्स आपको बता दी जाएगी जो भी रहता है, ठीक है, फटाफट से। सो जो बच्चे पेड कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं। नाउ कोड ऑफ एथिक्स इशूड बाय द आईसीआई। भैया आईसीआई ने कोड ऑफ एथिक्स ऑडिटर को कैसा पर्सन होना चाहिए, पर्सन का मतलब नहीं स्लिम ट्रिम बॉडी बिल्डिंग नहीं होना चाहिए, मतलब क्या क्या उसमें कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, उसके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो भैया मैं इसको शॉर्ट फॉर्म देती हूँ आईयूसी, आईओपी, या फिर आईओपी सीपी। मैं इसको आईओपी सीपी बोलती हूँ, आईओपी सीपी बोलती हूँ, आईओपी सीपी बोलती हूँ। अब आईओसीपी क्या है, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू कोर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। सो बेटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है आपको कि भैया आपको एक स्टैंड लेने की चांस होनी चाहिए। भैया जो चीज गलत है आप उसको गलत बोलिए ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, ऐसा नहीं कि हमारे सपने में आया इसलिए बोल दिया। ऑब्जेक्टिविटी, यू हैव बी ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स योर गोल्स। भैया आपका मेन काम है ऑडिट करना, दूसरे के फटे में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू कोर, भैया यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपकी कुछ प्रोफेशनल कंपिटेंस है, आपका कुछ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड है, यू हैव टू फॉलो द रेगुलेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट अंडर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। कॉन्फिडेंशियलिटी, भैया चुगलखोर आंटियों की तरह चुगलखोर नहीं करना। भैया जो जो फीमेल से देख रही है इंक्लूडिंग मी, तो भैया हमें पता है कि हमारे पेट में बात नहीं पचती, लेकिन यहाँ पे आपको बात पचानी होगी। कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर, भैया प्रोफेशनल बिहेवियर करना, ऐसा थोड़ी ना कि जा रहे हो तो तुम प्रोफेशनली माना, तुम्हें बहुत ज्यादा एनिमल्स की तरह, एनिमल मूवी की तरह गुस्सा आता है, बट यू हैव टू मेंटेन द प्रोफेशनलिज्म इन योर वर्ड्स, ठीक है। तो आईयूपी सीपी, तो दिस इज अ मेन थिंग, ओके। भैया क्लियर हो रहा है और एग्जाम्पल अच्छा, भैया मुझे जरूर बता देना बच्चा लोग तुम्हें कौन सी बात क्लास की सबसे अच्छी लगती है, हैं प्यारे प्यारे बच्चों, बता देना, ठीक है। नाउ द सेकेंड पार्ट इज, सो फर्स्ट पार्ट तो आपका है इथिकल रिक्वायरमेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। द सेकेंड पार्ट इज प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। बेटा प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का मतलब है कुछ तो है दया वाली बात। भैया क्वेश्चनिंग माइंड, आपको क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए, ऐसे नहीं जैसे तुम बैठे हो मैडम क्या करें क्या ना करें हमें कुछ समझ नहीं आता। बेटा यू हैव टू बी क्वेश्चनिंग माइंड, किस तरीके से, क्यों हुआ, तथा करण, तथा किंतु परंतु, ये सारी चीजें। दिस इज एन एटीट्यूड टुवर्ड द, एक एटीट्यूड होना चाहिए ऑडिटर के अंदर कि क्वेश्चनिंग माइंड करे, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों, कब, राइट। प्रोफेशनल एटीट्यूड। ना प्रोफेशनल जजमेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसा नहीं मेरा मन कर रहा था इसलिए मैंने इसको मटेरियल बोल दिया, नहीं तुम्हारा मन क्यों कर रहा था भैया, तुम्हारा मन तो कुछ और कहेगा, तुम वो बोलोगे क्या। तो बेस्ड ऑन द फैक्ट्स फिगर्स लीगल कॉम्प्लिकेशंस, हर चीज के इसमें कौन सी चीज मटेरियल है, क्या ऑडिट रिस्क है, क्या एंटी है बोले तो नेचर टाइम एंड एक्सटेंट, क्या सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस है ऑडिट की। ना ऑडिट एविडेंसेस एंड ऑडिट रिस्क। सो ऑडिट एविडेंसेस हमने बोला क्या होता है, ऑडिट रिस्क का मतलब क्या होता है, ऑडिट रिस्क का मतलब होता है कि भैया एक ऑडिटर अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड है, तो भैया उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटेड है, तो भैया उनको क्या, अगर है तो ऑडिटर ने कहा नहीं है, अगर नहीं है तो ऑडिटर ने कहा है, तो ये होता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटमेंट, ठीक है।
क्लियर। कंडक्ट एंड लास्ट द कंडक्ट एंड द ऑडिट विद अकॉर्डेंस विद द एसए। तो भैया एक ऑडिटर को ऑल इंडिपेंडेंट ऑडिट मतलब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनके हिसाब से ऑडिट करना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, सारे एसेस रिड्यूस होने चाहिए टुवर्ड्स। तो ये कुछ था एसए 200, आपका फर्स्ट एसए था। तो कुल मिला के भैया जल्दी से फटाफट से रिवाइज करते हैं कि हमने एसए 200 में क्या पढ़ा। हमने एसए 200 में पढ़ा कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर के क्या होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, एक ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहले तो हमने वो 4 वर्ड कीवर्ड याद रखना, ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, एक्सप्रेस एन ओपिनियन, रिपोर्ट, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। सेकंड हमने पढ़ा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। थर्ड हमने पढ़ा कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट असर्शंस का मतलब क्या होता है। ऑडिट रिस्क के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हमने जो पढ़ा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑडिटर, भैया इथिकल रिक्वायरमेंट्स क्या है, राइट। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म क्या होता है, प्रोफेशनल जजमेंट क्या होता है, ऑडिट एविडेंसेस। तो बच्चा लोग कैसा लगा आपको पढ़ के, ये मुझे जरूर बताना। और भैया वी आर एडुट्यूब इज ऑल्सो ऑफरिंग यू द पेड कोर्सेज ऑल्सो, कि जो भैया ऑडिट के पेड या लॉ के पेड मई 2023 के लिए अब इंटरेस्टेड है, पेड अप कोर्सेज के अंदर जो भैया आपके मार्च तक चलेंगे। तो प्लीज जस्ट फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन यू कैन जस्ट मैसेज मी, यू कैन मैसेज ऑन द ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप पे, या फिर आप मेरी मेल आईडी पे, जो मेल आईडी मेंशन है उसमें आप जाके मैसेज कर सकते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन है। तो भैया ये था आज का हमारा एसए 200, और यूट्यूब पे तो हमारा 75 टेस्ट चलेगा ही। तो अगर आपको क्लासेस पसंद आई हो तो भैया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि फायदा हुआ हो, शेयर कर देना, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना, ठीक है, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन की जरूरत होती है। लाइक कर देना, और मिलते हैं कल डे 3 में। तो डे 2 में हमने जो वो कराया, डे 2 में वो हमने किया एसए 200। कौन सा किया भैया, एसए 200 हमने किया। ठीक है, तो डे 2 हमारा 75 डेज चैलेंज का खत्म। तो ये था हमारी बच्चा लोग एक मतलब आ, कोशिश। ठीक है, तो प्लीज मेरे वीडियो क्वालिटी उस पर नजर आ, क्योंकि आपके लिए मेन चीज है कंसेप्ट। तो भैया ज्ञान जहां से मिलता है वहां से बटोरो। ठीक है, थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एडिट्यूब। ठीक है, थैंक यू सो